हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1111 राजवीर दल से गद्दारी कर रहा है। पारो और प्रियांशी अपनी बातों में मग्न थी। उन्हें सच में करण की काफ़ी ज़्यादा फिक्र थी। उन्हें अगर करिश्मा या श्रेया का सटीक पता होता तब वह दौड़कर उन्हें करण के पास ले आती। बहरहाल इसी तरह से दिन से रात हो गई। आज का मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी, बारिश होने के आसार थे, जिस वजह से देवांश दल में लोग अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे थे। कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। मीरा ने सबको रात की छुट्टी दे दी ताकि कोई बीमार न पड़ जाए इस बारिश में। उस जगह आसपास काफ़ी सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। बारिश के पानी को जगह नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वह थोड़ा बहुत उस जगह जमा होने लगा। प्रियांशी अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन बारिश देख वह अपनी जगह से खड़ी होकर खिड़की के पास आ गई। काफ़ी दिनों बाद बारिश के दर्शन हुए हैं। प्रियांशी ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ घुमाया। अलमारी से वाइन की बोतल उसके हाथ में आ गई। खिड़की पर बैठकर उसने बोतल का ढक्कन खोला। 2-4 घुट लेने के बाद उसने कहा, श्रेया होती तो आज कितना अच्छा होता। मैं हूँ, करण है, पारो है, बस तुम्हारी कमी है। बस एक बार करण का इस जगह पर मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद हम मेनलैंड आएंगे और तुम्हें ढूंढ लेंगे। प्रियांशी ने 2 घूंट वाइन की, पर तभी उसकी नज़र एक दिशा में पड़ी, जहां पर ड्रैगन लेडी कांपते हुए बैठी थी। बारिश का पानी उस पर गिर रहा था। साफ दिख रहा था उसे ठंड लग रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इतने समय से वह एक ही जगह बैठी थी। उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो गई थी। उसका ड्रैगन उसके पास ही था, जो अपनी मास्टर की हालत देख बस उदास था, हताश था। लेकिन तभी ड्रैगन लेडी को चक्कर आने लगे। वह जमीन पर गिरने लगी, लेकिन ऐसे तैसे करके उसने हाथों से खुद को रोका और ठिठुर कर बैठी रही। कुछ देर इसी तरह से बैठने के बाद उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने नज़र उठाकर कांपते हुए देखा। सामने से एक लड़की हाथ में वाइन की बोतल लिए उसके पास ही आ रही थी। वह प्रियांशी ही थी, जो बारिश में भीगते हुए वाइन के घुट लगाती हुई उसके पास आए। ड्रैगन लेडी ने पहले ही प्रियांशी की ताकत को भांप लिया था, जिस वजह से उसके मन में अब उसके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। प्रियांशी उससे कुछ दूरी पर आकर रुक गई। ड्रैगन लेडी ने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। वह उससे नज़रें भी नहीं मिलाने से डर रही थी। काफ़ी देर तक उस जगह सन्नाटा रहा। कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा था। ड्रैगन अपनी मास्टर के पास आ गया था ताकि कोई गड़बड़ हो तो वह उसकी रक्षा कर सके। उसी पल ड्रैगन लेडी के सामने उड़ती हुई तलवार आके गड़ गई। वह प्रियांशी की नीले रंग की तलवार थी, जिसे करण ने नालंदा विश्वविद्यालय के टेस्ट को जीतकर उसे दी थी। ड्रैगन लेडी ने उस तलवार को देखते हुए प्रियांशी को देखा। प्रियांशी उसे ही देख रही थी। एक घुट वाइन का लेने के बाद उसने बिना भाव के कहा, दल में शामिल होना चाहती हो न, दिखाओ कितना दम है। इस पर ड्रैगन लेडी ने पहले अपने ड्रैगन को देखा, फिर ऐसे ऐसे करके वह खड़ी होने लगी। इस दौरान वह लगभग 2 बार गिरी। उसके पैर जाम हो गए थे, लेकिन ऐसे तैसे करके उसने प्रियांशी की तलवार को उठाया। हालांकि उसका शरीर झूल रहा था, लेकिन जानती थी अब एक और मौका उसे नहीं मिलने वाला। जो है बस उसके पास यही है। उसने गहरी गहरी सांस लेकर प्रियांशी के पास जाना शुरू कर दिया। जहां आते ही उसने उस पर वार किया, लेकिन प्रियांशी हल्का सा मुड़ी। पहला वार विफल। ड्रैगन लेडी ने दोबारा से प्रियांशी पर हमला किया, लेकिन फिर से प्रियांशी ने खुद को पीछे करके उसके वार को विफल कर दिया। जो देखते हुए ड्रैगन लेडी ने पीछे से उछलकर हमला किया, मगर प्रियांशी ने वाइन पकड़े हुए हाथ से उसके हाथ की दिशा बदल दी और वाइन की बोतल उसके माथे पर मारकर वाइन का लगाने लगी। पर ड्रैगन लेडी बस उसके इतने से एक क्षण से उड़ती हुई एक दीवार में घुस गई। उसके ऊपर पत्थर गिरने लगे। उसका शरीर खून से और लाल हो गया। प्रियांशी पास में रखी कुर्सी पर बैठ गई। घुटनों पर बैठकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? हम बुरे हैं और तुम अच्छी। प्रियांशी ने ड्रैगन लेडी को देखा, जो लड़खड़ा कर उसके पास आ रही थी। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मैं बस आपके दल से जुड़ना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ड्रैगन लेडी ने प्रियांशी के पास आकर उस पर हमला कर दिया। प्रियांशी ने कुर्सी पीछे करके उसके इस हमले को भी बड़ी आसानी से विफल कर दिया। जवाब में अपनी लात को उठाकर उसके चेहरे पर मार दी। ड्रैगन लेडी मुंह से खून बहाते हुए दूर जाकर गिरी, बिल्कुल किसी आटे की बोरी की भांति। तुम्हें तो इस दल का लीडर बनना था न? प्रियांशी ने वाइन का घूंट लगाया। ड्रैगन लेडी गहरी गहरी सांस लेने लगी। ऐसे तैसे करके उसने खुद को संभाला। जमीन पर हाथ मारकर वह खड़ी हुई। वह मेरा घमंड था और कुछ नहीं, और इसके लिए मैं 1000 बार माफ़ी मांग सकती हूँ। ड्रैगन लेडी ने अपनी पूरी ताकत को झोंका। दोबारा से प्रियांशी के पास आकर उस पर हमला कर दिया। प्रियांशी ने हाथ बढ़ाकर उसकी खोनी पर हमला किया। आह! ड्रैगन लेडी की आह निकल गई। उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन में गड़ गई।
उसी पल प्रियांशी खड़ी हुई और एक थप्पड़ ड्रैगन लेडी के गाल पर जड़ दिया। ड्रैगन लेडी का जबड़ा हिल गया। वह पास वाले पेड़ को तोड़ते हुए दूसरे पेड़ में जाकर फिट हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, उसके सामने उसकी मौत नजर आ रही थी। उसका ड्रैगन ये देख उसके सामने आके खड़ा हो गया। वह गुस्से से प्रियांशी को घूर कर रहा था, मानो प्रियांशी को जान से मार देगा। प्रियांशी ने अपनी तलवार को उठाया, उसे साफ करते हुए कहा, दल में एक घमंडी लड़की का होना ही काफी है। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो। ड्रैगन लेडी का मुंह उतर गया। उसे नहीं लगा था इतनी मेहनत के बाद भी उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वह पेड़ से बाहर से निकली, निकलते ही जमीन पर गिर पड़ी। मुंह से उसके खून बह रहा था और आंखों से आंसू। मैं इतनी बुरी नहीं हूं, फिर मेरे साथ ऐसा। वह इससे आगे कुछ कहती, उसके दिमाग में प्रियांशी की बात दोबारा से गूंजी, जिसे समझ उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हड़बड़ाकर प्रियांशी को देखा। एक घमंडी लड़की काफी है, यानी मैं, मतलब आप मुझे दल का हिस्सा बना रही है। ड्रैगन लेडी का शरीर कांप रहा था। उसका ड्रैगन भी अब बात को समझ पाया था, जिस वजह से वह भी प्रियांशी को एकटक निहार रहा था। प्रियांशी ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, 4 दिन बाद प्रतियोगिता है, आज आराम करो। कल से तुम्हारा अभ्यास मैं और दूसरी श्रेष्ठ लेंगी। फिर रुककर एक जगह पर देखते हुए आगे बोली, छिपना बंद करो, बहुत बेकार छिपते हो तुम लोग। जाकर उसका इलाज करो। जिस श्रेष्ठ झाड़ के पीछे से 2 फिगर बाहर आए, वह मेनका और लॉर्ड टर्टल थे। प्रियांशी सिर हिलाते हुए उस जगह से चली गई। लॉर्ड टर्टल और मेनका हड़बड़ाकर ड्रैगन लेडी के पास पहुंचे, उसे सहारा देकर खड़ा करने लगे। बधाई हो, तुम्हारी मेहनत आखिरकार सफल रही, मेनका ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉर्ड टर्टल ने भी उसका साथ देते हुए कहा, सही कहा, पहली श्रेष्ठ थोड़ी सख्त जरूर है, लेकिन बुरी नहीं है। अब ऐसा कुछ मत करना जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए। मैं ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करूंगी और इस प्रतियोगिता में अपने दल को जीत दिलाकर पहली श्रेष्ठ का भरोसा जरूर जीतूंगी, ड्रैगन लेडी ने रोते हुए कहा। पर इस बार उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने आज के दिन के लिए बहुत कुछ सहन किया था। इस मौके को वह अपने हाथ से जाने नहीं देगी, बेशक इसके लिए उसे लड़ते लड़ते मौत ही क्यों न मिल जाए। उसका ड्रैगन देख उससे गले लग गया। अपनी मास्टर की सफलता से वह भी भावुक था। वहीं एक कमर की खिड़की पर कोई खड़ा होकर यह सब काफी देर से देख रहा था। वह असल में करण ही था। ये लड़की सीधे सीधे भी अपना काम साध सकती थी, करण ने खुद से कहा। उसे मालूम था उनके पास प्रतियोगिता में लड़ाने वाले योद्धा कम थे, इसीलिए प्रियांशी ने ड्रैगन लेडी को इसके लिए चुना। मगर अब भी 4 योद्धाओं की कमी थी, जिसे पूरा करना थोड़ा मुश्किल तो था, वो भी तब जब उनके विरोधी काला भालू कबीले जैसे ताकतवर दल है। करण ये सब सोच ही रहा था, पर तभी एकदम से उसकी नज़र दूर एक जगह पर पड़ी, जहां पर एक शख्स काले कपड़े पहना बारिश में छिप छिप कर किले से बाहर जा रहा था। करण की आंखें छोटी हो गई। बिना एक पल गवाए उसने खिड़की खोली, अपनी आभा को लॉक किया, रफ्तार तकनीक की मदद से उस शख्स से थोड़ा दूर पहुंच गया। शख्स ने मकड़ी की तरह किले की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया, इस चीज से बेखबर कि उसके पीछे करण है। शख्स किले की छत पर दबे कदमों से आ गया। कोई उसे देख पाता, वह कूदकर दूसरी तरफ चला गया। इस वक्त किला सिर्फ नाम का था, बस बाहरी लोगों पर उसका ज्यादा ध्यान था। बाहरी लोगों का आना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन अंदर से बाहर जाने वाला का नहीं। ऊपर से जिस जगह पर वह शख्स चढ़ा था, उसके आसपास सैनिकों की संख्या भी कम थी, मानो उसे पहले से इस बारे में मालूम हो। करण ये सब देख ऑब्जर्व करते हुए चल रहा था। जब वह दोनों किले के पार चले गए, करण ने डिवाइन फायर की मदद से उस शख्स का चेहरा देखा। राजवीर। करण का सख्त हो गया। यह इतनी रात में भरी बारिश में छिप छिप कर जा कहाँ रहा है। राजवीर देवांश दल का श्रेष्ठ था। उसका इस तरह से दल से निकलना एक ही तरफ इशारा करता था, कहीं वह दूसरों को देवांश दल की जानकारी तो नहीं दे रहा। मतलब सीधे लफ्जों में गद्दारी। ये दिमाग में आते ही करण के दिल से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगी। उसे अब कोई धोखा देने का ख्याल भी लाएं तो वह उसकी खाल खींचकर उसमें भूसा भर देगा, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं करेगा। इसीलिए उसने कलाई घुमाकर काले कपड़े पहन लिए और बड़ी खामोशी से उसका पीछा करने लगा। राजवीर इस चीज से बेखबर था। वह काफी देर तक आगे की तरफ दौड़ता रहा। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद वह बाजार में पहुंच गया। बाजार सिर्फ नाम का था। गिनती की 4 दुकानें थीं, जिन पर शिकार करने के बाद हथियार बेचे जा रहे थे। उन्हीं दुकान के साथ एक शराब खाना था, जहां पर 10 टेबल बिछी हुई थी, जिनमें से एक पर सफेद कपड़े वाला लड़का बैठा हुआ था। राजवीर चारों तरफ देखते हुए उस लड़के के पास आकर बैठ गया। करण शराब खाने के बाहर ही खड़ा था। उसने उन दोनों के बीच की बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों शब्द ट्रांसफर तकनीक से बात कर रहे थे, जिस वजह से करण उनकी बात को सुन नहीं पाया।
उसने उस जगह कुछ देर रुक कर देखा। राजवीर ने कलाई घुमाकर कुछ चमकीले पत्थर निकाले और उसे पकड़ा कर शराब खाने से बाहर आ गया। करण एक दीवार के पीछे छिप गया। राजवीर ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह एक दिशा देख आगे बढ़ गया। करण उसका पीछा करने ही वाला था। उसी पल उसने देखा कि कुछ लोग उस सफेद कपड़े वाले लड़के के पास पहुंच गए। उन्हें देख करण की आंखें छोटी हो गई और मन में राजवीर के लिए शक और भी ज्यादा बढ़ गया। वह लोग असल में कोई और नहीं, सुपारी क्लब के लोग थे। राजवीर सुपारी क्लब के साथ। करण ने मुट्ठी भींच ली। उसने डिवाइन फायर का इस्तेमाल किया और फिर से राजवीर को देख उसकी दिशा में बढ़ गया। राजवीर बिना ज्यादा सोचे बस आगे बढ़ता जा रहा था। लगभग 3 घंटे के सफर के बाद, यानी आधी रात के समय, वह भाग 3 के गेट पर खड़ा था, जहां एंट्री फीस देकर वह अंदर दाखिल हो गया। करण ने भी एंट्री फीस दी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। राजवीर बिना रुके एक दिशा में भागता जा रहा था। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद वह भाग 3 के एक गांव में पहुंच गया। गांव में सब सोए हुए थे, इसीलिए पूरा गांव शांति की चादर में सिमटा हुआ था। राजवीर गांव में इधर उधर चलता रहा। फिर एक लाल रंग के घर के पास आके उसके कदम रुक गए। उसने कुछ देर उस घर को देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर घर के दरवाजे के पास पहुंचा। करण ये सब बड़ी गौर से देख रहा था। उसी पल राजवीर ने दरवाजा खटखटाया, मगर इससे पहले ही दरवाजा टूटकर राजवीर से टकराया। राजवीर इसके लिए तैयार नहीं था। वह उड़ता हुआ कुछ दूरी पर गया। उसने जमीन पर पैर रख के खुद को संभाला। हालांकि उसे कोई खास चोट नहीं आई, मगर उसका चेहरा अजीब भाव से भर उठा। उसने नजरें उठाकर उस घर से निकलते शख्स को देखा, जिसे देख उसकी आंखें छोटी हो गई। खुद दूर से देख रहा करण हैरान था। अजगर वंश कबीले का योद्धा करण बड़बड़ाया, जो घर से बाहर आ रहा था। वह असल में अजगर वंश कबीले का एक महासम्राट योद्धा था। उसका पद शायद बड़ा न हो, मगर ताकत काफी ज्यादा थी। वह बड़ी सी मुस्कान के साथ घर की सीढ़ियों के पास आकर बैठ गया। फिर अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए बोला, देवांश दल का एक कमजोर श्रेष्ठ, तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो जो खुद इस जगह चले आए। इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो? राजवीर ने माथे पर शिकन के साथ कहा। जवाब में उस आदमी ने कहा, वो क्या है न, तुम्हारे दल में वीरता स्तर के योद्धा भी है, इसीलिए मैं अपनी माँ का बदला कैसे लेता। हमारे लीडर भी इस वक्त शांत है, इसीलिए सोचा खुद ही अपनी माँ इंतकाम लिया जाए। ऐसा कहते ही आदमी राजवीर के सामने पहुंच गया। उसने घुमाकर राजवीर के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। इम्पैक्ट से राजवीर जमीन पर लुढ़कता हुआ गया। बस एक ही थप्पड़ में उसका जबड़ा हिल गया था। आदमी ने उसके करीब आते हुए कलाई घुमाकर एक बीड़ी बाहर निकाली, फिर उसे होठों में दबाकर उसे जलाते हुए बोला, तुम लोग तो बहुत कमजोर हो, तुझे देवांश दल ने श्रेष्ठ किस चीज को देख के बना लिया? तेरी ताकत वाले लोग मेरे नौकर भी नहीं है। आदमी बीड़ी के कश लेने लगा। एप 11-12 अजगर वंश कबीले के कब्जे में सुनंदा। आदमी ने बीड़ी के कश लेते हुए धुआं छोड़ा। वह राजवीर को ऐसे देख रहा था मानो वह कोई कीड़ा हो। इस दौरान राजवीर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। अपने मुंह से खून को साफ करने के बाद उसने कहा, आखिर तुम इस जगह पर क्यों हो? इस जगह पर राजकुमारी सुनंदा को होना चाहिए था। होना तो चाहिए था, लेकिन वो है नहीं, मैं हूं न। तुम्हें लड़कियों से बात करने में ज्यादा मजा आता है क्या? आदमी ने राजवीर के पास आके उस पे लात से वार किया। राजवीर दोबारा से उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। इस बार उसे ज्यादा गहरी चोट आ गई थी। उसका और उस आदमी का कोई मुकाबला नहीं था। इस बात से राजवीर वाकिफ था। वह इस जगह से भाग भी नहीं सकता था। सामने वाला उसे जाने ही नहीं देगा। ऊपर से वह अपने दल में किसी को आने की खबर भी नहीं देकर आया। इस जगह उसकी मौत तय थी। आदमी ने राजवीर के पास आके उसके सीने पर लात रखते हुए बीड़ी के कश लेते हुए कहा, तुम जिस खबरी के पास गए थे उसे मैंने ही उस जगह तैनात किया था। मुझे मालूम था तुम्हारे दल से कोई न कोई राजकुमारी सुनंदा की खबर निकालने के लिए जरूर आएगा, और इस चीज का फायदा उठाकर मैं देवांश दल के किसी अहम शख्स को खत्म कर पाऊंगा। और देखो, तुम मेरे जाल में आखिरकार फंस ही गए। आदमी ने अपने पैर से और दबाव छोड़ा, जिससे राजवीर के मुंह से लगातार खून निकलने लगा। उसकी पसलियां टूटने लगी। राजवीर को करहाते देख आदमी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिससे तू तड़प रहा है, उसी तरह से एक दिन तेरा लीडर मेरे कदमों के नीचे आके तड़प तड़प कर मरेगा। ऐसा तू बस कह सकता है। हमारे लीडर से पंगा लेने का ख्याल भी तुझे जान से मार देगा, राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा। इस पर आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। फिर बड़ी बड़ी आंखें करके बोला, बहुत घमंड है तुझे अपने लीडर पर, फिर वह इस समय तुझे बचाने जरूर आएगा। बोल, कहाँ है तेरा लीडर? ओह, याद आया, सुना है तुम्हारे दल में ज्यादातर श्रेष्ठ के पद पर खूबसूरत लड़कियां है, बड़ा ठरकी है तुम्हारा लीडर। कहीं इस बरसात में तुम्हारा लीडर उनके साथ गर्मी तो नहीं मचा रहा? राजवीर को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसके पास कुछ और कहने की ताकत नहीं बची थी।
उसकी सांसें टूटने लगी थी, जिसे देख आदमी दांत दिखाते हुए हंसने लगा। मगर वह पूरी तरह से राजवीर को मार पाता, इससे पहले ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बस इसके बाद उसका शरीर अंदर से टूट गया। कड़कड़ की आवाज के साथ उसकी हड्डियों का मलबा बन गया। एकदम से उसके मुंह से खून बाहर आ गया। उसकी शक्तियों एक पल में छूमंत्र हो गई। झटके के साथ वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से हल्के से पीछे देखा, जहां उसे काले कपड़े पहना लड़का नजर आया, जो गहरी आवाज में कहा रहा था, श्रेष्ठ के पद पर लड़कियां अपनी काबिलियत से है, लेकिन तुम जैसा अजगर इस बात को नहीं समझ सकता। करण ने अपनी किक से उसके मुंह पर हल्के से मारा। इतने में ही आदमी खून से लथपथ होकर घरों को तोड़ते हुए जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। राजवीर ने जब करण को देखा, वह हैरान भी था और डरा हुआ भी। लीडर आप, राजवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया। करण उसे बिना भाव के देख रहा था, मानो कह रहा हो कि अब अपनी इस हरकत की सफाई दे। राजवीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं दल से सुनंदा की तलाश में निकला था, लेकिन उस खबरी ने मुझे धोखा दिया। उसने कहा था इस जगह पर सुनंदा को कैद करके रखा है। करण ने उसे कुछ पल देखा, फिर मुड़कर उस जगह से जाते हुए बोला, रात काफी ज्यादा हो गई है, दल वापस चलो। करण को लगा था राजवीर उसे धोखा दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिस वजह से उसे जाने दे रहा था। लेकिन वह तो आगे चल दिया, पर राजवीर अब भी अपनी जगह पर खड़ा रहा, जिसे महसूस कर करण रुका और हल्के से मुड़कर उसे देखने लगा। राजवीर ने नजरें नीचे करके कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ करना लीडर, लेकिन मैं सुनंदा को ढूंढने निकला हूं। बिना उसके मैं दल वापस नहीं आऊंगा। करण ने उसे एक पल देखा, फिर बिना बोले आगे बढ़ गया, मानो उसे इससे कोई फर्क न पड़ता हो, सामने वाला उसके दल का हिस्सा हो या ना हो। इससे सच में करण को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर करण को बिना बोले जाते देख राजवीर ने दांत पिसे लगभग चिल्लाते हुए कहा, सुनंदा ने मुझे अपना भाई कहा था, मैं अनाथ था उसके मिलने से पहले। एक अनाथ का दर्द क्या होता है आप नहीं जानते लीडर। हर त्योहार पर कितना अकेलापन महसूस होता है, कितनी तकलीफ होती है जब आपकी चिंता करने वाला घर ना हो। आपके साथ तो सब है, इसलिए आपको इसका फर्क नहीं पड़ रहा। तारांकन। करण इतना सुनते ही रुक गया। कुछ देर तक वह मुड़ा नहीं, फिर जब वह मुड़ा तब उसकी आंखें ठंडी थी, मानो राजवीर की बातें उसे खास पसंद न आई हो। उसने अपने कदम राजवीर की तरफ बढ़ा दिए। राजवीर डर से अपने कदम पीछे करने लगा। उसे इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कब वह एक घर की दीवार से सट गया। करण को अपनी तरफ आते देख उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से तर था। करण उसके नजदीक आया, उसकी आंखों में घूरकर कुछ देर देखने के बाद उसने कहा, अनाथ होना ज्यादा बेहतर है ये सोचने से कि तुम्हारा परिवार है, क्योंकि अनाथों को अपनों की आशा नहीं होती। उनका दर्द तुम नहीं समझ सकते, जो जीवन भर एक झूठे परिवार में जीते हैं, और जब सच्चाई उनके सामने आती है तब वह क्या बन जाते हैं। करण की आवाज बेहद ठंडी थी। इस समय उसका दुश्मन भी ये सुनकर लगभग कोमा में चला जाता। राजवीर का सिर खुद भारी होने लगा था। करण ने उसे घूरकर कुछ पल देखा, फिर बिना आगे बोले मुड़कर उस जगह से जाने लगा। लेकिन राजवीर ने अपने आंसुओं को साफ करके सीधा करण के पैरों को पकड़ लिया। रोते हुए उसने कहा, लीडर, मैं नहीं जानता आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूँ, सुनंदा को ढूंढ लीजिए। आपके बिना मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अपने श्रेष्ठ की बस ये बात मान लो, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। राजवीर के आंसू टप टप करके करण के पैरों पर गिरने लगे। करण ने राजवीर को देखा, फिर एक गहरी आवाज लेकर उसने कहा, ठीक है, पहले खड़े हो जाऊं। करण आखिरकार उसकी बात मान गया। राजवीर का चेहरा चमक उठा। वह हड़बड़ाकर करण के सामने ऐसे खड़ा हो गया, मानो करण की हर बात का पालन करने वाला हो। करण ने उसे देख उस आदमी पर नजर फेरी, जो अब भी दर्द में चिल्ला रहा था। करण ने अपनी शक्तियों से उसे अपनी तरफ खींचा, फिर उसके सीने पर लात रखते हुए गहरी आवाज में बोला, मैं हूं देवांश दल का लीडर और मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। सुनना कहा है। तू मरेगा साले, आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। करण ने बिना भाव के कहा, मैंने कहा था ना, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। करण ने अपनी नजरें पेनी करी। आदमी का हाथ दो हिस्सों में चीर गया, जिसका दर्द इतना ज्यादा था कि जान से गंवाना ज्यादा अच्छा था। आदमी की चीख और आंसू दोनों निकल गए। तू मुझे मार भी देगा, फिर भी नहीं बताऊंगा। देवांश दल का अंत नजदीक है। आदमी गहरी गहरी सांस लेने लगा। जवाब में करण ने गहरी आवाज में कहा, किसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा। आदमी घूरकर करण को देखने लगा। पास में एक तालाब है, आते वक्त देखा था, उसमें कुछ मछलियां हैं। उस तालाब के पास ले जाकर तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके मछलियों को खिलाऊंगा, और ये तुम खुद देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और जीने के लिए तुम्हारे पास आशा नहीं होगी। करण ने जिस लहजे में कहा, खुद राजवीर कांप उठा। वह जानता था उनका लीडर थोड़ा बेरहम है, मगर इस लेवल पर होगा।
यह उसे सच नहीं पता था। राजवीर तो डरा ही डरा, लेकिन आदमी का सुसु निकल गया। शैतान, शैतान हो तुम, इंसान नहीं हो, इंसान ऐसे नहीं होते, उसने इतना कहा ही था। उसी पल करण ने अपनी 2 उंगलियों को उसके पेट में घुसाया। आदमी चीखा। करण ने बिना किसी रहम के पेट का एक हिस्सा फाड़कर निकाल लिया। आदमी सच में अपनी मौत की भीख मांगने लगा, पर करण ने उसे कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए तालाब के पास ले जाने लगा। बताता हूँ, सब बताता हूँ। सुनंदा को इस वक्त हमारे श्रेष्ठ भूरा ने पकड़ लिया है, जो इस वक्त हमारे चौथे बेस पर है। उसे कल सुबह कबीले में ले जाया जाएगा। बेस कहाँ है? यहाँ से उत्तर में, अग्निफूल परिवार के शहर के नज़दीक। मैं और कुछ नहीं जानता, सच में, आदमी ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। करण ने राजवीर को देखा, मानो इशारों से पूछ रहा हो कि क्या तुम अग्निफूल परिवार का रास्ता जानते हो। राजवीर ने हड़बड़ाकर हाँ में सिर हिलाया। देखा, अब मैंने सब बता दिया, अब मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आदमी रोने लगा। करण ने बिना किसी के कहा, मेरे दल की लड़कियों के लिए गलत नहीं कहना था तुम्हें। क्या? आदमी इससे आगे कुछ कहता, करण ने उसे उठाकर दूर उस तालाब में फेंक दिया। तालाब में आते ही मछलियों ने उसे खाना शुरू कर दिया। आदमी की ताकत कुछ न करने की थी। करण और राजवीर की आंखों के सामने मछलियों ने उस आदमी की बोटी बोटी खा ली। बस चंद पलों में उसकी जान चली गई। करण ने अपने हाथ से खून झटकते हुए कहा, चलो अग्निफूल परिवार के नज़दीक। राजवीर ने घबराते हुए हामी भरी। उसे समझ नहीं आता था, आखिर उनका लीडर हीरो था या विलन। कर्म तो उसके अच्छे थे, मगर तरीके विलेन जैसे। बहरहाल, ज्यादा आगे न सोचते हुए वह करण को अग्निफूल परिवार के शहर ले जाने लगा। लेकिन वह उड़ नहीं सकता था, और करण चलने के मूड में नहीं था। समय जो नहीं था उसके पास। उसने उसे अपनी शक्तियों से बांधा, और दोनों अग्निफूल परिवार के शहर के लिए निकल पड़े। वहीं अग्निफूल परिवार के शहर का नाम अग्नि शहर था। जैसा कि उसका नाम था, उस हिसाब से वह ज्वालामुखी के नज़दीक बना हुआ था। हालांकि ज्वालामुखी ठंडा था और हजारों सालों से उसमें कोई हलचल नहीं थी, लेकिन अब भी उसके आसपास का थोड़ा बहुत इलाका गर्म रहता था। पर यह गर्मी अग्नि शहर से दूर थी। अग्नि शहर में जितने भी घर थे, वह किले की भांति थे। रात का समय था, इसीलिए रौनक थोड़ी कम थी, मगर ट्रांसपोर्ट स्टेशन की वजह से थोड़ी बहुत चहल पहल जरूर थी। उसी अग्नि शहर के बड़े से महल में अग्निफूल परिवार रहा करता था। महल के हॉल में कुछ ताकतवर लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने और बाकी सबने कवच जैसे कपड़े पहने हुए थे, जिनका रंग लाल और हल्का पीला था। अधेड़ उम्र के लड़की की दाढ़ी नहीं थी, लेकिन बाल काफी लंबे थे। हाथों में उसने अलग अलग धातुओं की अंगूठी पहनी हुई थी, और उसकी ताकत राजशाही लोमड़ी वंश की लीडर देवसेना जितनी ही थी। आप कहना चाहते हैं, जिसे कोई नहीं जानता, उसे एक स्कूल जानता है। अगर यह सच है, फिर इस खबर को सुंदर वन जंगल में फैलने से हम रोक नहीं पाएंगे। लीडर अधेड़ उम्र के आदमी के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने यह बात कही थी। इस पर लीडर ने अपनी उंगलियों को थपथपाते हुए कहा, अब जो भी है, लेकिन यह बाहर नहीं आनी चाहिए, और जल्द से जल्द बाकी लोगों को पकड़ो, बेशक इसके लिए कितना भी खून क्यों न बहाना पड़े। आपके आदेश का पालन होगा लीडर। बाकी सब ने इस पर हामी भरी, और जल्दी सब उस जगह से चले गए। बस रह गई एक अधेड़ उम्र की महिला, जो कि लीडर की पत्नी थी। उसके माथे पर हल्की शिकन थी। हम बहुत बड़ी ताकत को नाराज करने जा रहे हैं, तुम जानते हो इसका नतीजा कितना ज्यादा भयानक हो सकता था। लीडर अपनी जगह से खड़ा हुआ, कपड़े सही करते हुए उसने कहा, भाग 2 में एक बड़ी ताकत ने कदम रख दिए हैं। अगर हम अब भी खतरे लेने से डरते रहे, तब हमारा हाल भी राजशाही लोमड़ी वंश जैसा होगा, या फिर प्राचीन बिजली चिल कबीले की तरह हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। अपने अस्तित्व के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर सोच लो, तुम्हारी जिद परिवार पर बहुत भारी पड़ सकती है, महिला ने उसे चेताया। मगर लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, कमजोर होकर मरने से बेहतर है ताकतवर रहकर मर जाना। इतिहास में कम से कम हमें सबसे कमजोर श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तुम अब भी नहीं बदले, इतना समय बीत गया है। महिला ने सिर हिलाया, फिर उसके पास जाकर बोली, लेकिन उन बच्चों पर इतना जुल्म करने की क्या जरूरत है। मानती हूँ। महिला अपनी बात पूरी करती। लीडर ने सख्ती से कहा, मानती हो, ऊपर से सवाल करती हो। ये तुम्हारा मानना किस ढंग का है? मेरा मतलब, अब कोई मतलब नहीं। जो मेरे परिवार की तरक्की में अड़चन पैदा करेगा, वह उसके मुताबिक सजा पाएगा, बेशक वह नन्हा शिशु ही क्यों ना हो। नियम कायदे सबके लिए बराबर होंगे। ये सुनकर महिला कुछ कहना चाहती थी, मगर लीडर सुनने को मूड में नहीं था। वह दंदनाते हुए हॉल से बाहर चला गया। दूसरी तरफ करण और राजवीर को कुछ देर का समय लगा, और वह जल्दी अग्नि शहर के नज़दीक पहुंच गए। करण ने हवा में जाना शुरू कर दिया। बादलों के पार आकर उसने डिवाइन फायर का इस्तेमाल किया। वह अजगर वंश कबीले का बेस ढूंढ रहा था।
लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे वह नजर नहीं आया। अग्नि शहर 200 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था। उसके आसपास अजगर वंश कबीले के बेस को ढूंढना कोई खाने का काम नहीं था। करण राजवीर को लेकर नीचे उतर आया, फिर हल्की निराशा के साथ बोला, उस आदमी को मारना नहीं चाहिए था। अपने साथ रखते तो वह सटीक लोकेशन बता देता। ये सुन राजवीर ने करण को ऐसे देखा मानो कह रहा हो कि ये पहले नहीं सोच सकते थे, पर जानता था अब कुछ कह नहीं सकते इस टॉपिक पर। इसीलिए उसने पूछा, अब हम आगे क्या करेंगे लीडर? करण ने आसपास देखा, उस जगह कोई नहीं था, बस कुछ दूरी पर अग्नि शहर का एंट्री गेट था। जानता हूं ऐसी खबर कहां से मिल सकती है, करण बड़बड़ाया। अंडस्को 1113 to 1114 बदनाम मोहल्ले का क्वीन ताज। करण बेधड़क अग्नि शहर के अंदर जाने के लिए बढ़ गया था। राजवीर कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे करण पर पूरा यकीन था। दोनों जल्दी अग्नि शहर के एंट्री गेट पर पहुंच गए। रात का समय था, इस वजह से उस जगह बस चंद ही लोग थे। बस सैनिकों की संख्या थोड़ी दिया दी, जो आने जाने वाले लोगों से एंट्री फीस लेकर उन्हें अंदर जाने दे रहे थे। जब करण और राजवीर उनके पास पहुंचे, जब उन्होंने उनसे भी एंट्री फीस ली, फिर ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहा, अग्नि शहर में आने की वजह मुसाफिर है, रात में रुकने के लिए जगह चाहिए, करण ने कहा। सैनिकों ने कुछ पल उसे देखा और बिना आगे किसी सवाल के उसे जाने दिया। अंदर आते ही करण को उस जगह छोटा सा बाजार नजर आया, जो इस वक्त बंद था, पर अब भी आसपास कुछ लोग घूम रहे थे, जिन्हें देख करण ने राजवीर से कहा, इनमें से किसी से पूछो इस जगह शराब खाना कहाँ है। अच्छा, राजवीर को लगा नहीं था करण को इतनी रात में शराब की तलब लगेगी, लेकिन वो कोई बेवड़ा शराबी तो था नहीं। हवाइन और शराब पी लेता था, लेकिन नशेड़ी गंजेड़ी तो नहीं था। राजवीर ने इस बारे में सोचना छोड़ा। उस जगह घूम रहे लोगों के पास जाकर उसने एक से पूछा, दोस्त आसपास कोई शराब खाना है? आदमी ने मुड़कर उसे देखा, फिर इशारा करके बोला, इतनी रात में तुम्हें कौन सा शराब खाना मिलेगा। ठीक है, राजवीर ने कहा, मगर वह उससे दूर जाता उस आदमी ने कहा, तुम्हें शराब खाना क्यों जाना है? नशे के लिए न, बदनाम मोहल्ले में चले जाओ, उस जगह रात में शराब भी मिलती है और शबाब भी। बदनाम मोहल्ला, यह क्या है? राजवीर कंफ्यूज हो गया। जवाब में आदमी बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में इस जगह नए लगते हो। बदनाम मोहल्ला वैश्या बाजार है, एक से बढ़कर एक कड़क आइटम मिलती है, तुम्हारी तबीयत हरी कर देंगी। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें क्या हम ऐसे वैसे लगते हैं? राजवीर ने उसे झाड़ दिया। वह अपने जीवन में कभी ऐसी जगह पर नहीं गया था और न कभी जाने वाला था। आदमी का मुंह बन गया, शराबा चाहिए, उसी जगह जाना पड़ेगा। बाकी तुम क्या लगते हो यह मुझसे मत पूछो, अपनी शक्ल आईने में जाकर देखो। बड़ा बदतमीज आदमी है। राजवीर नाराज हो गया। सामने वाले में शब्द ज्यादा बेइज्जती वाले न चुने हो, मगर उसके कहने का साफ मतलब था। राजवीर थरकी है, उसकी आंखों से वासना टपकती है और मुंह से लड़कियों को देखकर लाड। राजवीर गुस्से में तमतमा गया, मगर वह उससे कुछ कहता। करण ने आगे आकर उस आदमी से पूछा, कहाँ है ये बदनाम मोहल्ला? लीडर, राजवीर बड़ी बड़ी आंखों से करण को घूरने लगा। ये शौक भी पाल रखे हैं लीडर ने, राजवीर बड़बड़ाया। जो सुन करण ने उसे ऐसे देखा मानो आंखों से उसकी आत्मा चिर ले। आदमी ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम दोनों शुरू से मुझे ठरकी नजर आ रहे थे। खैर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से सीधा जाओ, पहला दायां रास्ता लेना, फिर उस जगह से तीसरा बायां, वहां से 3 किलोमीटर दूर ही है। दूर से ही उस जगह की रौनक दिखाई देंगी तुम्हें। फिर उन दोनों के कंधों को थपथपाते हुए बोला, कीमत ज्यादा रहती है, जेम कस कर जाना। ऐसा कहा आदमी हंसते हुए उस जगह से चला गया। करण और राजवीर उसे घूरते ही रह गए। यह आदमी सच में हमें ठरकी समझ कर गया है, राजवीर बड़बड़ाया। बुरा तो करण को भी लग रहा था, लेकिन उसके लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं था, जिस वजह से वह राजवीर के साथ बदनाम मोहल्ले के लिए बढ़ गया। राजवीर को शर्म आ रही थी, मगर करण के सामने कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जल्दी वह लोग उस बदनाम मोहल्ले के सामने पहुंच गए। जैसा कि आदमी ने कहा था, वह जगह रात में काफी जगमगा रही थी। 2-2 मंजिले के घर बने हुए थे, जिसके लिए सिर्फ लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। मोहल्ले के एंट्री गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में बदनाम मोहल्ला लिखा हुआ था। मगर उस जगह की एक खास बात थी, उस जगह पर काफी सारे सैनिक इधर उधर तैनात थे, मानो किसी भी मामले को संभालने के लिए तैयार बैठे हो। उनकी ताकत सम्राट स्तर के योद्धाओं की थी। करण और राजवीर उनको देखते हुए बदनाम मोहल्ले में दाखिल हो गए, जिनके अंदर आते ही उस जगह के एजेंट उनके पास आने लगे। आइए सर, हमारे गरीब खाने के में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। ऐसा अनुभव देंगे, आप जीवन भर उन्हें याद रखेंगे। सर आप मेरे साथ आइए, हमारे पर हर तरह की लड़की है, बीस्ट से लेकर इंसान सब। अब अपनी सारी फैंटेसी को पूरा कर सकते हैं, और दाम मात्र मुट्ठी भर।
एजेंट करण और राजवीर को अपने साथ चलने के लिए फोर्स करने लगे। उनके पास एक किताब भी थी जिनके अंदर लड़कियों की तस्वीरें थी, जिसे दिखा दिखाकर दोनों का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच रहे थे। कुछ देर तक तो करण ने उनसे कुछ नहीं कहा, मगर जब वह जू की तरह उनसे चिपक ही गए, उस दौरान करण ने अपनी शक्तियों का हल्का सा झोंका बाहर निकाला। इसका साफ मतलब था करण उन्हें जाने का इशारा कर रहा है। एजेंट्स इस बात को समझ गए, साथ ही साथ उसकी ताकत देख वह उससे दूरी बनाने लगे। मगर दूर बैठी एक लड़की ये देख हल्की सी मुस्कुरा दी। लड़की ने लाल रंग के कसे हुए कपड़े पहने हुए थे, हाथ में उसके सिगार जैसा कुछ था, आंखें नशे में डूबी हुई थी। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और मटक मटक कर करण के पास आती हुई बोली, महासम्राट हो मतलब अमीर हो, चलो मेरे साथ क्वीन ताज में। करण ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसे नज़रअंदाज करके राजवीर के साथ आगे बढ़ गया। मगर उस लड़की ने कश लगाते हुए कहा, क्वीन ताज अमीरों की जगह है, सारे अमीर और ताकतवर लोग उसी जगह जाते हैं। जानती हूँ तुम जैसे बड़े लोग अपने हिसाब वाली जगह पर जाना पसंद करते हो। करण ने चलते चलते रुक गया। लड़की मुस्कुराते हुए करण के नज़दीक आई। बिना कुछ बोले उसने चुटकी बजाई। उसी पल चांदी के रंग की बीस्ट गाड़ी उनके पास आकर रुकी। सुहाना नाम है मेरा, क्वीन ताज की एजेंट सुहाना ने करण को चढ़ने का इशारा किया। करण ने उसे एक नज़र देखा और बिना कुछ बोले उस गाड़ी में जाकर बैठ गया। राजवीर को शर्म आ रही थी, मगर लीडर के साथ तो उसे रहना ही था, बस इसी वजह से वह भी गाड़ी में जाकर बैठ गया। सुहाना उन दोनों के सामने ही बैठी थी। बीस्ट गाड़ी भी क्वीन ताज के लिए निकल पड़ी थी। लड़की ने हाथ में पकड़ी चीज का नशा करते हुए राजवीर से कहा, ट्राई करोगे? नहीं, राजवीर ने शर्म से लाल होते हुए कहा। मगर सुहाना ने मुस्कराते हुए कहा, एक बार ट्राई कर लो, इसे मोमपत्ती से बनाया है। मोमपत्ती? राजवीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आगे कहा, वही मोमपत्ती जो 10 साल का समय लेती है उगने में। इसकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा होती है मार्केट में। सही कहा आपने, ये कीमती तो है। इसके साइड इफ़ेक्ट शून्य है, उल्टा ये शरीर में ऊर्जा का संचार करती है, जिस वजह से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। सुहाना ने फिर से मोमपत्ती से बनी सिगार दी। राजवीर ने एक नज़र पहले करण को देखा। करण उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, मगर राजवीर जानता था करण इस वक्त भी उसका लीडर है और उसके सामने ये सब करना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, राजवीर ने मना कर दिया। सुहाना ने कंधे उचकाए और खुद अकेले उसका नशा करने लगी। इस दौरान वह करण के चेहरे को बड़ी ध्यान से देख रही थी। आपका चेहरा कहीं तो देखा हुआ लगता है। फिर हाथ हिलाते हुए बोली, इस जगह पर इतने लोग आते जाते हैं, सबके चेहरे याद नहीं रहते, पर आपका चेहरा पता नहीं क्यों देखा हुआ लगता है। तुमने कहा ना, बहुत लोग आते हैं, इसीलिए तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी, राजवीर ने कहा। उसे मालूम था करण इस जगह पर पहली बार आया है। इसका मतलब यह था कि इस जगह पर लीडर गुरु के बारे में बात हुई होगी या उसकी तस्वीर दिखी होगी, और यह होना बहुत आम बात थी। सुहाना ने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन अब भी वह करण को देखते हुए अपने दिमाग पर जोर दे रही थी। थोड़ी देर बाद वह एक बड़े से महल के पास आकर रुके। महल का रंग सफ़ेद था, उसका एरिया भी काफ़ी फैला हुआ था। आसपास पेड़ पौधे, फाउंटेन, लाइट से वह और भी सुंदर नजर आ रहा था। एंट्री पर काफ़ी सारी सुंदर लड़कियां सब पर सेंट छिड़क रही थी। करण नीचे उतरा। सुहाना उन दोनों को अपने साथ महल में ले जाने लगी। इस दौरान उन पर भी लड़कियों ने सेंट छिड़का, मगर ये देख करण ने और राजवीर के चारों तरफ पारदर्शी शील्ड बना दी। सेंट उन पर नहीं गिरा, जो देख राजवीर थोड़ा अजीब फील कर रहा था। लेकिन सुहाना की आंखें छोटी हो गई, मगर उसने कुछ भी कहा नहीं। लीडर, आपने ऐसा क्यों किया? राजवीर ने शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके करण से पूछा। जवाब में करण ने कहा, उस सेंट में वासना पैदा करने वाला नशा था। मुझ पर उसका कुछ असर नहीं होता, लेकिन तुम खुले सांड बन जाते। क्या? राजवीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हल्के डर से उन लड़कियों को देखा, जो होंठों पर बड़ी सी मुस्कान के साथ बाकियों पर सेंट छिड़क रही थी। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये साफ नजर आ रहा है, राजवीर में कहा। पर उसे याद आया कि वह लोग इस जगह करने क्या आए हैं। उसने करण से कहा, लेकिन लीडर, फिर तो वो सेंट अच्छा था। आप भी वही करने आए हैं जो बाकी लोग करने आए हैं। करण चलते चलते लड़खड़ा गया। उसने राजवीर को घूर कर देखा। वह उसे कुछ कहना चाहता था, मगर उसी पल सामने से संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। करण और राजवीर ने सामने देखा। उस जगह पर प्रोग्राम हो रहा था। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां डांस कर रही थी और बहुत अच्छा डांस कर रही थी। उनकी खूबसूरती की अदा चांदनी बरसा रही थी। मगर उस जगह जितने भी लोग थे, सब बस उनके शरीर को निहार रहे थे। उनके डांस से ज्यादा वह उस शरीर को भोगने के भूखे थे। ये जगह वीआईपी लोगों के लिए है। प्रोग्राम देखते हुए लोग अपनी पसंद की लड़की की कीमत लगाते हैं।
जो ज्यादा कीमत लगाता है वह लड़की रात भर उसके साथ रहती है। सुहाना ने मुस्कराते हुए कहा, फिर हाथ हिलाते हुए बोली, खैर मैं आपको सीधा लड़की दिखा देती हूँ, उस जगह आपके दाम कम लगेंगे। सुहाना ने ऐसा जानबूझकर कहा था ताकि करण को बुरा लगे और वह इस जगह पर बैठने के बाद जिद करे। हालांकि उसका आधा काम वह सेंड कर देता, मगर करण ने उसे लगने ही नहीं दिया। करण उसकी चाल को समझ चुका था और वह खुद इस चाल में फंसने के लिए तैयार था, क्योंकि उसके इस जगह आने का उद्देश्य कुछ और था। उसने नकली नाराजगी के साथ कहा, तुम्हें लगता है हम वीआईपी इलाके में जाने लायक नहीं है? क्या तुम्हें हम गरीब नजर आते हैं? सुहाना मन ही मन खुश हुई, उसे लगा करण उसके जाल में फंस गया। उसने नकली डरते हुए कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। उस जगह थोड़ी कीमत ज्यादा है। कितनी कीमत है? करण ने गुस्सा जाहिर किया। राजवीर ये देख खुद से बोला, लीडर ने अपना सिर दीवार पर दे मारा है क्या? इन्हें नजर नहीं आ रहा सामने वाली उन्हें उकसा रही है? है भगवान, लीडर वासना में इतने मलिन हो गए हैं जिसकी हद नहीं है। ऐसी कौन सी गर्मी चढ़ी है इनके ऊपर? राजवीर के मन में तो करण वासना का पुजारी बन गया था। और यहाँ सुहाना ने मुस्कराते हुए कहा, ज्यादा नहीं है, बस सीट लेने के लिए 1 लाख चमकीले पत्थर। खाने पीने का अलग, लेकिन शुरू का 1 ग्लास वाइन मुफ्त है। करण का मुंह जम गया। ये तो सच में बहुत ज्यादा है, करण मन ही मन बड़बड़ाया। करण के पास इस वक्त काफी सारे चमकीले पत्थर थे, मगर वह उनका इस्तेमाल बहुत ही कम मौकों पर करता था, और सिर्फ बैठने के लिए 1 लाख खर्च कर सुनकर करण को सच में धक्का सा लगा। मगर राजवीर का रोता हुआ चेहरा याद कर उसने दिल पर पत्थर रखकर 2 लाख चमकीले पत्थर निकाल दिए। सुहाना ने मुस्कराते हुए 2 रकम जमा करी, फिर बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, मैं खुद आपको सीट पर बैठाती हूँ। करण ने अपना सिर हिलाया, लेकिन राजवीर तो करण को हबशी बनते देख अपना सिर हिला रहा था। 2 लाख चमकीले पत्थर दे दिए बस देखने के लिए? मुझे पहली श्रेष्ठ और दूसरी श्रेष्ठ को ये सब बताना होगा। बेचारियों पर क्या गुजरेगी जब उन्हें लीडर की हवस का पता चलेगा। राजवीर को धक्का सा लगा था। उसने करण से कहा, लीडर आप अंदर मजे मारो, मैं यही रहता हूँ। राजवीर घूमकर खड़ा हो गया। वह अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसका लीडर वासना में डूबा हो, लेकिन वह नहीं था। उसकी पवित्रता सिर्फ उसकी होने वाली बीवी के लिए थी। लेकिन करण का चेहरा लाल पड़ गया। एक तो इसके लिए 2 लाख गंवा दिए, और इसे लगता है मैं मजे मारने आया हूँ। इसे श्रेष्ठ बनाकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? गलती ही की है। करण को गुस्सा और शर्म दोनों आ रहे थे, मगर उसने कुछ न कहकर राजवीर को पीछे से पकड़ा। रास्ता दिखाओ। करण ने सुहाना को देखा। सुहाना ने मुस्कराते हुए आगे चलना शुरू कर दिया। करण राजवीर को खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। लीडर, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ अपनी बीवी के लिए हूँ। आप जाओ, आप मजे करो, राजवीर ने कहा। वह करण से दूर जाने की भी कोशिश कर रहा था, मगर करण ने उसे डांट दिया, बकवास बंद करो। तुम्हें क्या मैं इस जगह हवस मिटाने आया हुआ लगता हूँ? तो क्या आप इस जगह डांडिया खेलने आए हो? मैंने सुनंदा को ढूंढने के लिए कहा था, आप मेरा मुंह बंद करवाने के लिए इस जगह ले आए। राजवीर बड़बड़ाया। करण का तो मन किया वह एक थप्पड़ में इसकी अकल इसके दिमाग में बैठा दे। इसका दिमाग जिस गटर की तरफ भाग रहा था उसी में डूबा कर इसकी जान निकाल दे, लेकिन जानता था इससे इसका दिमाग ठीक नहीं होने वाला। अंडस्को प्रवचन अलग, हरकतें अलग। राजवीर की बड़बड़ को सुनकर करण ने उसे समझाते हुए कहा, इस जगह मैं अयाशी करने नहीं आया। यहाँ पर हम आए हैं अजगर वंश कबीले का बेस पता करने। अक्सर ऐसी जगहों से पता लगाना आसान होता है। अच्छा, राजवीर अब जाकर करण की बात को समझा, वरना उसने तो उसे ठरकी मान ही लिया था। मगर अब भी उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। लीडर, आपको इतना यकीन कैसे है ऐसी जगहों से पता मिल सकता है? राजवीर ने सवाल किया। इस पर करण ने कहा, अनुभव से। राजवीर ने इस पर कुछ नहीं कहा और इस बार अच्छे से करण के साथ चलने लगा। उन दोनों ने शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके बात की थी, जिस वजह से सुहाना को उनकी बात सुनाई नहीं दी। तीनों जल्दी उस वीआईपी वाले इलाके में दाखिल हो गए। आसपास के लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान बस उन लड़कियों पर था। सुहाना ने करण और राजवीर को 2 सीट पर बैठा दिया। उस जगह लेटने का भी इंतजाम था। आपको पास वाले टेबल पर एक स्क्रीन दिख रही होगी, उसमें डांस कर रही हर लड़की की लिस्ट है। बाकी ग्राहकों ने बोली लगाना शुरू कर दिया है। आप भी शुरू कर सकते हैं जब तक डांस खत्म नहीं होता। आप खाने पीने या किसी और सुविधा के लिए मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके पीछे ही हूँ। सुहाना ने ऐसा कह ताली बजाई और एक सुंदर सी वेटर करण और राजवीर के लिए 2 वाइन से भरे ग्लास लेकर आए। करण और राजवीर ने उन दोनों ग्लासों को उठा लिया। करण को तो हर ग्लास के ऊपर 1 लाख चमकीले पत्थर नजर आ रहे थे। वह इतना पैसा देकर नुकसान में नहीं रहना चाहता था। बहरहाल सुहाना ने आगे कहा, स्क्रीन पर बोली शुरू हो गई है। डांस खत्म होने से पहले आप बोली लगाना शुरू कर दीजिए।
करण ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। वह इस जगह बोली लगाने नहीं बल्कि जानकारियां इकट्ठा करने आया था। सुहाना मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह बोली लगाने के लिए इसी बार बार कह रही थी, क्योंकि उस पर उसे हिस्सा मिलने वाला था। उसकी कोई फिक्स पगार नहीं थी, जो कमाती थी इसी तरह से कमाती थी। उसी दौरान उसके बगल में खड़ी और एक लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम अपने नशे से निकल ही गई सुहाना, आज जो कमाओगी उसका भी नशा करके उड़ा दोगी। तुम्हारी जबान से ज्यादा अगर काम चलता तो 10 साल से तुम सिर्फ एजेंट नहीं होती बबली, सुहाना ने कश लगाते हुए कहा। जिस लड़की का नाम सुहाना था, उसने मुंह बनाते हुए कहा, उखाड़ तो तुमने भी कुछ नहीं लिया। महासम्राट स्तर तो हासिल कर लिया, लेकिन अब भी एजेंट बनी फिर रही हो। ये सुनकर सुहाना का चेहरा सख्त हो गया। उसने जानलेवा नजरों से बबली को देखा। गुस्सा आ रहा है। ओ देखो देखो, बड़े सपनों को देखने वाली, आज भी एजेंट है, कस्म लाने वाली दलाल। उसने इतना कहा ही था कि सुहाना ने अपनी हिल से उसका पैर कुचल दिया। बबली की चीख निकलती इससे पहले ही सुहाना ने अपनी शक्तियों से उसका मुंह बंद कर दिया। बबली को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वह सिर्फ महाबली स्तर पर थी, सुहाना के सामने बेहद कमजोर। सुहाना ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए उसके मुंह पर धुआं छोड़ा। अपनी हद से किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए बबली, नहीं तो तुम्हारा आशिक भी तुम्हारी सलामती की गारंटी नहीं देगा। सुहाना ने अपना पैर हटाया। तब जाकर बबली का दर्द कम हुआ। उसने घूरकर सुहाना को देखा, मगर अब उसने कुछ कहा नहीं। अगर वह लड़ाई करने पर उतारू होती तब माहौल खराब हो जाता, जो वो कभी नहीं चाहती थी। बहरहाल करण अब भी वाइन का ग्लास देख रहा था, जिसकी कीमत 1 लाख थी। फिर उस पर से नजर हटाकर उसने अपना असली काम शुरू किया। डिवाइन फायर की मदद से उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। उस जगह सबके सब ताकतवर और अमीर लोग थे। करण ने उनकी बातें सुनना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी नज़र डांस कर रही लड़कियों पर थी, मगर ध्यान पूरे इलाके में। उसने ध्यान दिया कि वह जगह काफी ज्यादा सुरक्षित है। कौन कौन में छिपे हुए ताकतवर योद्धा है। दीवार पर एक फॉर्मेशन भी बनी हुई है जो किसी भी पल एक्टिवेट की जा सकती थी। पास में ही संगीतकार भी थे जो अपनी कला से माहौल में चांद चांद लगा रहे थे। करण ने वाइन का ग्लास उठाया, उसकी एक सीप ली, फिर वापस ग्लास टेबल पर रख दिया। राजवीर नजर चुरा कर बैठा था। उसने करण से पूछा, लीडर आप ऐसी लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसी लड़कियों से तुम्हारा मतलब? करण ने उसे देखा। इस पर राजवीर ने उंगली करके डांस वाली लड़कियों पर इशारा किया। करण ने लड़कियों को देखा, फिर बिना भाव के बोला, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं बिल्कुल नहीं सोचता। मतलब? राजवीर कंफ्यूज नजर आया। सुहाना उसके पीछे ही थी। जब उसने ये सुना तब उसका ध्यान सीधा करण पर आ गया। करण ने कहा, यह काम कोई अपनी खुशी से नहीं करता। उनकी अपनी मजबूरी होती है, अपनी अलग कहानी होती है। इनमें से कोई माँ होगी जो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए ये काम कर रही है। कुछ बेटियां होंगी जो अपने माँ बाप के लिए ये सब कर रही है। कुछ जबरन इस जगह लाई होंगी, किसी ने इन्हें इस जगह पर बेच दिया होगा। तुम्हें सिर्फ इनकी खूबसूरती दिख रही है, इनके पीछे का दर्द नहीं। जिस दिन इनकी कहानी सुनोगे, तुम्हारी आंखों से भेदभाव की पट्टी हट जाएगी। लीडर? राजवीर का चेहरा शर्म से झुक गया। साथ ही साथ उसके मन अपने लीडर के लिए सम्मान और बढ़ गया। लीडर की उम्र बेशक कम थी, मगर उनका सोच बहुत आगे थी, और शायद इसी वजह से वह इतनी कम उम्र में इतने बड़े पद पर था। और करण भी बस ऐसे ही कुछ भी नहीं कह रहा था। महायुद्ध मैदान में वह चांदनी कोठे में गया था, और एक बेबस मां को देखकर पर्दे के पीछे की सच्चाई का पता लगा। सुहाना ने मन में कहा, लड़का बोलता कम है मगर बहुत भारी बोलता है। ये लड़का पहला है जो मैंने इतना समझदार देखा है। सुहाना और राजवीर कुछ भी सोचे, मगर करण के बगल में एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसने भी यह सब सुन लिया था, जिस वजह से उसका मुंह सड़ गया। मगर उसने कहा नहीं, बस अपना प्रोग्राम एंजॉय करता था। लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी करण को कोई खास खबर नहीं मिली, जिस वजह से उसका समय खराब हो रहा था। वह टेबल पर उंगलियां टेप करता जा रहा था। राजवीर ने शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके पूछा, लीडर अब क्या करे? कुछ भी जानकारी नहीं मिली हमें अब तक। करण शांत रहा। वह हॉल की एक एक बारीक चीजों पर ध्यान दे रहा था। सबकी बातें सुन रहा था। कोई पॉलिटिक्स की बातें कर रहा था, कोई अपने घर के झगड़े डिस्कस कर रहा था, बाकी लोग किस लड़की को लेकर कमरे में जाए इस पर बातें कर रहे थे। पर इनमें से कोई भी करण के फायदे से जुड़ी बात नहीं कर रहा था। वही प्रोग्राम खत्म होने के लिए बस कुछ समय ही बाकी था, और अब तक करण ने किसी भी लड़की पर बोली नहीं लगाई थी, जिस वजह से सुहाना का मूड ऑफ होता जा रहा था। वह लगातार मोमबत्ती के कश लगाए जा रही थी। अगर इसने कोई भी लड़की नहीं चुनी तब मेरा कमीशन मुझे नहीं मिलेगा। कमीशन नहीं मिलेगा तो मैं मोमबत्ती कहाँ से खरीदूंगी? सुहाना असल में अपना सारा पैसा नशे में खर्च कर देती थी। काफी दिनों से वह काम पर नहीं आई थी।
पैसा भी खत्म था और नशा भी। बबली ये देख देख बड़ी खुश हो रही थी। वह जानती थी सुहाना नशे की आदी हैं। नशा न मिले तो उसका शरीर कांपने लगता था, और इस वक्त उसे तड़पता देख वह बेहद खुश थी। भिखारियों के अपने साथ लाकर खुद को महारानी समझ रही थी बबली ने मुंह बना लिया। वहीं करण को लगा कि अब इस जगह पर रुककर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला, उसे किसी और जगह पर जाना पड़ेगा। ऐसा सोच वह उस जगह से उठने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त उस हॉल में कुछ लोग दाखिल हुए। सब के सब जवान थे, ताकत सम्राट स्तर पर थी। उनके साथ एक महासम्राट स्तर का योद्धा भी चल रहा था। उसने कवच धारण कर रखा था। उन्हें देखते ही राजवीर ने करण के पैर पर हाथ रख दिया। अजगर वंश कबीले के लोग। राजवीर ने शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल किया। जो लोग इस वक्त हॉल में दाखिल हुए थे वह सबके सब अजगर वंश कबीले के थे, जो उन लड़कियों को देखते हुए अपनी टेबल पर जाकर बैठ गए। इत्तफाक से उनकी टेबल करण के बिल्कुल सामने थी। उन्हें देख करण अपनी जगह पर बैठा रहा। इन पर हमला करके पता पूछे, राजवीर ने कहा। जवाब में करण ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, सीधा जाकर पूछेंगे तो अग्नि शहर का अग्निफूल परिवार इसमें दखल दे सकता है। देवांश दल और अजगर वंश कबीले की लड़ाई सब जान चुके हैं, फिर हमें क्या करना है? राजवीर को करण की बात में तर्क लगा। सीधा मारपीट करके उनसे बेस के बारे में पूछा, तब सबको मालूम चल जाएगा वो देवांश दल के हैं, और इसमें अग्निफूल परिवार जरूर दखल देगा। उनका शहर जो था, और साथ ही साथ बेस तक भी यह जानकारी पहुंच जाएगी, जिस वजह से वह सुनंदा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर यह नहीं कर सकते तो फिर क्या करे? इनके निकलने का इंतजार भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह लोग रात भर इसी जगह पर रहने वाले हैं, और सुबह होते ही श्रेष्ठ भूरा सुनंदा को लेकर भाग 4 में दाखिल हो जाएगा। तब करण भी सुनंदा को गारंटी के साथ लाने की बात नहीं कर सकता था। राजवीर का सिर चकरा रहा था। उसने अपने दिमाग पर काफी ज्यादा जोर दिया, लेकिन किसी भी तरह का हल उसके सामने नहीं था। मगर करण बिल्कुल शांत था, उल्टा वह थोड़ा और फैल कर बैठ गया, मानो उसी ने क्वीन ताज बनाया हो। बहरहाल अजगर वंश कबीले के लोगों में से एक लंबा सा लड़का था। उसकी एक आंख पर पट्टी थी और दांत पीले। काले रंग के कपड़े पहना वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, चांदी के रंग वाली लड़की बेहद खूबसूरत है। आज रात इसी के साथ मस्ती होगी। उस पर आपकी ही नहीं, बाकी सबकी भर नजर है लालू भाई। लेकिन आपकी पसंद की गई लड़की आपके पास ही आएगी, उसके बगल में एक लड़के ने कहा। इस पर लालू ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं, लालू भाई की पसंद पर नजर डालने की इस जगह किसी के बाप की औकात नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, सब उसकी चापलूसी करने लगे, सिर्फ कवच पहने आदमी के। लालू ने बगल वाली स्क्रीन पर सोनल की तस्वीर पर टेप किया। दूर बैठे करण ने डिवाइन फायर से ये सब देख लिया था। उसने कुछ पल सोचने के बाद राजवीर से कहा, सोनम नाम की लड़की पर बोली लगाओ, और तब तक लगाते रहो जब तक तुम उसे जीत नहीं लेते। लीडर, राजवीर का शरीर जम गया। वो यहाँ किस तरह से पता लगाया जाए, ये सोच रहा था, और उसका लीडर लड़की पर बोली लगवा रहा है। लीडर थरकी तो नहीं है, जरूर उन्होंने कुछ सोचा होगा, राजवीर ने खुद से कहा। फिर अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उसने सोनम पर बोली लगाई। उनके बगल में लेटे आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, कुछ देर पहले प्रवचन दे रहा था और अब हारने तक बोली लगाने पर आ गया। अरे थू है तुम जैसे जवानों पर, हम तो सीना ठोक कर अयाशी करते हैं, मुंह पर कुछ और दिमाग में कुछ और नहीं करते। बूढ़ा वाइन उठाकर पीने लगा। करण और राजवीर ने उसे टुकुर टुकुर देखा। ये क्यों गर्म हो रहा है? राजवीर बड़बड़ाया, मगर अपने लीडर के खिलाफ ये सब सुनकर उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। अपनी हद में रह बुढ़े, दवाई खाने की उम्र में मिठाई खाने आ गया साले, ये सुनकर बुढ़ा तमतमा गया। किसको बुढ़ा बोला? तेरा बाप बुढ़ा होगा साले, तेरा खान बुढ़ा होगा साले। तुझे बुढ़ा न बोलूं तो क्या, जवान का अंगूर बोलूं? पोतियों की उम्र की लड़कियों से मजे लेने आया है? अपनी जबान पर लगाम दे, काट के रख दूंगा। अभी चुप नहीं हुआ ना तो मेरा ऐसा हिस्सा काटूंगा, दोबारा इस जगह की शक्ल नहीं देखेगा। बूढ़े ठरकी साले। राजवीर ने उसे हाथ के इशारे से कुछ काटने का इशारा किया। बूढ़ा डर गया, उसे गुस्सा भी आ रहा था, मगर गहरी गहरी सांस लेने के अलावा कुछ कर नहीं पाया। इसे तो बीपी भी है भाई, राजवीर ने हंसते हुए कहा, जिसे सुन आसपास के कुछ लोग हंसने लगे, और करण राजवीर को देख अपना सिर हिला रहा था। ये लड़का सच में बहुत बड़ा बदमाश था। बहरहाल डांस खत्म होने पर था, और यहाँ लालू ने देखा कि किसी और ने उसकी लड़की पर बोली लगा दी है, जिस वजह से उसने फिर से बोली लगाई। राजवीर ने जब देखा कि फिर से बोली लगाई गई है, तब उसने चिंता से कहा, लीडर किसी ने 10 लाख की बोली लगाई है। शायद तुमने अच्छे से सुना नहीं, जितने तक बोली लगाओ, करण ने वाइन पीते हुए कहा। राजवीर को थोड़ा अजीब लगा, मगर आखिर में उसने बोली को आगे बढ़ाया। लालू डांस का आनंद ले ही रहा था। उसी पल उसे स्क्रीन पर नई बोली दिखी, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो गया।
उसके बगल वाले लड़के ने कहा, ये कौन है जो आपको दिक्कत दे रहा है? पता नहीं कौन है, लेकिन मुझसे जीत नहीं सकता, ऐसा कह उसने बोली की कीमत को बढ़ा दिया। राजवीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लीडर 50 लाख चमकीले पत्थर। सुहाना और उसके पास वाले लोगों ने भी यह सुना। उन्होंने फट से स्क्रीन देखी। वाकई में सोनम पर 50 लाख चमकीले पत्थर लगे हुए थे। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अब है इससे आगे बढ़ने की औकात। खुद को धन्ना सेठ समझते थे। निकल गई है कड़ी, आए बड़े। राजवीर इस पर कुछ कहता, उसे करण की आवाज सुनाई दी, शायद तुम वाकई में कम सुनते हो। राजवीर समझ गया करण उससे क्या कहना चाहता है। उसने सोनम पर बोली को बढ़ा दिया। जो देख बुढ़ा, सुहाना और सब करण को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। इधर लालू की स्क्रीन पर भी बोली हट चुकी थी। इस बार लालू सच में काफी ज्यादा नाराज हो गया। उसने आस रखा, नजरें घुमाई। उसी पल उसे किसी के चुटकी बजाने की आवाज सुनाई दी। उसने उस शख्स को देखा, वह करण ही था, जो हाथ में वाइन का ग्लास लेकर लालू को घमंड से देख रहा था। उसने उसकी तरफ पैर करते हुए वाइन का ग्लास होठों पर लगाया। उसी दौरान प्रोग्राम भी खत्म हो गया। ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दी, जिस पर सबकी बोली आई हुई थी। सोनम पर इतनी बड़ी रकम देख। खुद सोनम की आंखें। 1115 तुरंत उत्तम योजना। सोनम पर 50 से लाख से बढ़कर 60 लाख चमकीले पत्थर बोली लग गई थी, जिसे देख वह खुद भी हक्की बक्की थी। आज से पहले उसने खुद पर इतना ज्यादा पैसा बढ़ते हुए नहीं देखा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। और यहाँ लालू और करण की नजरें आपस मिल गई। आसपास के लोगों को भी बोली लगाने वालों का पता चल गया, जिस वजह माहौल गर्मा गर्म हो गया। सुहाना के माथे पर शिकन आ गई। सामने अजगर वंश कबीले का सदस्य था। शायद ये बात करण और उसका दोस्त नहीं जानता था, इसीलिए उसने उसके पास जाकर दबी आवाज में कहा, सामने अजगर वंश कबीले का सदस्य है। वो बोली बढ़ाए तो आप मत बढ़ाना, बेवजह आप मुसीबत में फंस जाओगे। सुहाना का ये कहकर लॉस होने वाला था। साफ था कि अगर करण से बोली से पीछे हटा, तब उसे उसका कंसेशन नहीं मिलेगा, जो अच्छी बात नहीं थी, मगर इसके लिए वह करण को मरवाना नहीं चाहती थी। पहली बार ऐसा कोई शख्स उसने अपनी जिंदगी में देखा था, जो क्वीन ताज के अंदर आकर भी शांत था। भला की खूबसूरत लड़कियों को देखकर भी उसकी आंखों में वासना ने जन्म नहीं लिया था। जो सबको एक नज़र से देखता था, किसी के काम से उसकी इज्जत को नहीं मापता था। ऐसा शख्स उसकी मोमबत्ती से ज्यादा कीमती था। हालांकि उसने तो ये सब सोचकर कह दिया, मगर करण कहाँ उसकी सुनने वाला था। उसने उसकी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके अपने पास बैठे बूढ़े आदमी से कहा, आप औकात की बात कर रहे थे, मैंने अपनी औकात दिखा दी, अब सामने वाले की औकात के बारे में चंद शब्द नहीं कहेंगे आप। करण कह तो बूढ़े से रहा था, मगर नजरें उसकी लालू पर थी, मानो उसे भड़का रहा हो। बूढ़ा हड़बड़ा कर करण से दूर हो गया। अबे मुझे क्यों फंसा रहा है, मैं ही मिला था काटने के लिए। बूढ़े का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। अजगर वंश कबीले से पंगा लेना उसकी जान के लिए हानिकारक था, और इस लड़के ने तो सबके सामने आग लगाने वाला काम कर दिया। सुहाना को थोड़ा अजीब लगा, यह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। सुहाना कंफ्यूज हो गई। बबली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये कस्टमर नहीं, ड्रामा लाई है। अब शायद तुम्हारा इस जगह बसेरा रहने नहीं वाला। सुहाना ने उसे घूर कर देखा और कसकर कश लगाने लगी। उसी दौरान लालू ने दांत पीसते हुए करण को देखा। उसके बगल वाले आदमी ने कहा, यह आपको चुनौती दे रहा है, किसी बड़े बाप की औलाद लगता है। सबके सामने इसने आपको ललकारा है, पीछे हट गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी। उस लड़के की बात में तर्क था। लालू ने इस पर हामी भरी। फिर करण को देखते हुए उसने स्क्रीन पर टेप किया। 60 लाख से सीधा 1 करोड़ हो गए, जो देख दंग हो गए। सोनम का खुशी से ठिकाना नहीं था। लालू ने मुस्कुराते हुए अपने साथी से कहा, जिस चीज को लालू चाह ले, वह चीज उसके अलावा वह अपनी बात पूरी करता। उसकी बोली स्क्रीन से हट गई। 1 करोड़ से सीधा 2 करोड़ हो गई। राजवीर ने मुस्कुराते हुए करण से कहा, लीडर यह चिंदी कीमत देकर लोग खुश को कुछ ज्यादा महान तो नहीं मानने लगे हैं। राजवीर अब पूरी कहानी समझ चुका था। इस जगह लड़ाई सोनम की थी ही नहीं, यहाँ तो करण बस इस मुद्दे को लेकर लड़ना चाहता था। इसे ही गंदी राजनीति कहते हैं। सोनम इतनी बड़ी रकम देख खुशी से बेहोश हो गई। आसपास की लड़कियों ने उसे संभाला, मगर मन ही मन वह उससे जल भी रही थी। ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं इसमें जो हम में नहीं है। पहले से इतनी घमंडी थी, आज के बाद ये सिर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसे ही लड़कियां मन ही मन उसे कोसने लगीं। यहाँ लालू को गुस्सा आ गया। उसने फिर से स्क्रीन पर छुआ। रकम 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गई, जिसे अगले ही पल राजवीर ने 3 करोड़ दी। हरामी, लालू मन ही मन चिल्लाया। करण ने ग्लास झलकाते हुए कहा, बड़े गरीब भूखे नंगे लोग हैं, इन्हें वीआईपी में कौन मूर्ख प्रवेश दे रहा है। शायद क्वीन ताज में ही भूखे नंगे लोगों को वीआईपी का पद मिला हुआ है। जिन जिन ये सुना, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां जितने भी लोग थे, सब अमीर घर से
वो और बाकी सब तो ऐसा ही मानते थे, मगर इस लड़के की नज़र में तो वह सब भूखे नंगे थे, जिनकी औकात उसके साथ बैठने की भी नहीं थी। उन्हें ये सुनकर गुस्सा तो आ रहा था, पर उनमें से कोई यह जाहिर नहीं कर रहे थे। अगर वह ऐसा करते तब सच में वह भूखे नंगे कहलाते, जबकि सिर्फ अजगर वंश कबीले के लोग भूखे नंगे शब्दों से सम्मानित हुए हैं। इसीलिए वह खुद को अमीर दिखाने के लिए आपस में हंसते हुए बातें करने लगे। कुछ लालू को देखकर निराशा में सिर हिला रहे थे, जो देख लालू का माथा गर्म हो गया। उसने गुस्से में करण को घुरा, स्क्रीन को पटकते हुए खड़ा हुआ। बहुत अमीरी छाई है, 10 करोड़, पूरे 10 करोड़। अबे चुप बे। लीडर की तरफ से 100 करोड़। राजवीर भी खड़ा हो गया और करण को देखकर आंख मारने लगा, मानो कह रहा हो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं ना। लेकिन करण का तो मुंह जमा हुआ था। करण का तो मन किया चप्पल उतार कर तड़तड़ इसके मुंह में बजाए। इसे श्रेष्ठ बनाकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। शुक्र है मुझे इस जगह पैसा नहीं देना, वरना ये तो रात ही रात में मुझे रोड पर लाकर खड़ा कर देगा, करण ने सोचा। बहरहाल राजवीर की बोली के बाद हॉल में सिर्फ सन्नाटा था। सब करण और राजवीर को ऐसे देख रहे थे मानो किसी अमीर राजा को देख रहे हो जिसके पास अंधा पैसा हो। बूढ़े आदमी ने कहा, ये किस तरह की पागलपंती है, इतने में तो सोनम को 100 बार खरीद लूं मैं। आखिर ये लोग लड़ाई में इतना कैसे बढ़ गए। सिर्फ बूढ़ा नहीं, बाकी सबके दिमाग में भी सिर्फ ऐसी ही बातें चल रही थी। मगर लालू और उसके लोग आग बबूला हो गए। लालू ने गुस्से में स्क्रीन पर बोली बढ़ानी चाहिए, लेकिन इससे पहले ही कवच वाले आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गंभीर लहजे में उसने कहा, इतनी बड़ी रकम हमारे पास इस वक्त नहीं है, बोली आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। लालू ने अपना हाथ झटके से छुड़वाया, फिर करण को नफरत से घूरने लगा। करण ने वाइन ग्लास नीचे रखते हुए कहा, पता नहीं किन भूखे नंगे लोगों के बीच लाकर बैठा दिया। मेरी तो पूरी इज्जत खत्म कर दी इस लड़की ने। फिर सुहाना को देखते हुए आगे बोला, तुम इस जगह को अमीरों का अड्डा कह रही थी। 100 करोड़ तक नहीं है इनके पास। लगता है तुम्हारे क्वीन ताज में भूखे नंगे लोग अमीर कहलाते हैं। अगली बार किसी को झूठ बोलकर इस जगह मत लाना। सुहाना का पूरा नशा उतर गया था। 100 करोड़ चमकीले पत्थरों को भी ये लड़का गरीबों की गिनती में ला रहा था। आखिर इतना भी कितना अमीर है। हालांकि जो भी है, उसे जो कमीशन मिलने वाला है वो ताबड़तोड़ होगा। बस बीच में क्वीन ताज नाटक न करे। वह इस बारे में सोच ही रही थी। उसी दौरान लालू ने दांत पीसते हुए कहा, तुझे हम गरीब नजर आते हैं। आखिर तू है कौन बे, अपने बारे में तो बता। बेटा तेरी औकात के बाहर की चीज हूं, करण ने टांग पर टांग रखते हुए कहा। बस इतना ही काफी था लालू का गुस्सा चरम पर लाने के लिए। उसका दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं था। तेरे पास बहुत पैसा है न, लेकिन तेरा पैसा तेरी जान तो नहीं बचा सकता। तूने अजगर वंश कबीले के लोगों को बेइज्जत किया है। तुझे इस जगह से जिंदा तो मैं कभी नहीं जाने दूंगा, लालू ने नफरत से कहा। आज की खबर अगर बाहर निकली जब अजगर वंश कबीले की बड़ी बदनामी होगी। पहले ही देवांश दल ने उनकी ताकत को लोगों की नजरों में कम कर दिया था। आज का हादसा लोगों को और ज्यादा हिम्मत देना शुरू कर देगा, और ऐसा लालू कभी नहीं होने देगा। सुहाना ये सुनकर नाराज हो गई। उसने आगे बढ़कर कहा, लालू आप इस जगह पर इस तरह की बातें नहीं कर सकते। लड़की चाहिए तो ज्यादा रकम देकर मुद्दे को खत्म कर दो। 2 कौड़ी की एजेंट, तेरी यह मजाल। तूने मुझे ज्ञान देने की कोशिश की। जान की खैर चाहती है तो दूर रह, लालू के साथ वाले एक आदमी ने खड़े होकर कहा। सुहाना और ज्यादा नाराज हो गई, मगर वह कुछ कहती, करण ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोका। वह खुद इस जगह पंगा लेने आया था। उसकी वजह से कोई और बाद में मुसीबत में पड़ेगा तो यह अच्छा नहीं रहेगा। करण ने खड़े होकर अपने कपड़े संभाले, फिर लालू को देखते हुए बोला, अपने बाप को लेकर आओगे या लीडर को लड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारी जो ताकत है उसके लिए तो मुझे छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। करण ने लालू के गुस्से को वाकई में बहुत ज्यादा भड़का दिया था। खत्म कर दो इसे, लालू ने अपने एक साथी से कहा। उसका साथी चिल्लाते हुए करण की तरफ दौड़ा ही था, मगर तभी राजवीर ने हाथ दिखाते हुए कहा, रुको। आदमी रुक गया। क्या हुआ? हालत पतली हो गई। राजवीर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने संगीतकारों को देखा, फिर हाथों को फैलाते हुए बोला, 1 लाख चमकीले पत्थर लिए है सबसे, डांस पर गाना दे रहे हो। लीडर लड़ने वाले हैं, उस पर भी गाना दो। संगीतकार एक दूसरे को देखने लगे, फिर बिना बोले उन्होंने अपना संगीत शुरू कर दिया। राजवीर ने उस वाइन का ग्लास खत्म करके आदमी को इशारे करते हुए कहा, अब मजा आएगा, आ जाओ। इसकी तो। आदमी बेहद गुस्सा हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत को बाहर निकाला। वह ऑफ महासम्राट स्तर पर था। दहाड़ते हुए वह करण के पास आया। उसका पंच जैसे ही आगे बढ़ा, हॉल कांप उठा। उसी वक्त फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, जिसने महल की दीवारों पर एक पारदर्शी पर्दा डाल दिया। सबको लगा था कि करण उस हमले के जवाब में अपना पंच आगे करेगा, मगर सबकी गलतफहमी। करण ने अपने चेहरे को साइड में किया।
पंच खाली गया। आदमी रिफ्लेक्स देख शॉक में था। उसी पल करण ने अपनी 2 उंगलियों को आगे करके उसके दल के आस में लगभग 10 बार वार किया, वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। सबकी नजरों के सामने आदमी उड़ता हुआ दीवार से चिपक गया। फॉर्मेशन की वजह से दीवार टूटी नहीं। सबने उस आदमी को देखा, वह जोर जोर से खांस रहा था, और जब जब वह खांसता उसके मुंह से खून निकलने लगता था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती। ये तो मार्शियल आर्ट है, एक आदमी बोला, और सब बड़ी बड़ी नजरों से करण को देखने लगे। आज के जमाने जब इतनी ज्यादा अच्छी तकनीकें, शक्तियां, एडवांस हथियार थे, उसमें सबने मार्शल आर्ट करना बंद कर दिया था। बस कुछ बड़ी ताकतें थी जो आज भी उनका अभ्यास करती थी। लालू ने दांत पीसते हुए कहा, जो भी है, लेकिन हम बहुत ज्यादा है। ऐसा कह वो और बाकी सब करण के ऊपर कूद पड़े। उनकी शक्तियों से सब डर कर पीछे हट गए, मगर करण अब भी शांत था। उस पर सामने से हमला हुआ, जिसे बड़ी आसानी के साथ उसने विफल कर दिया। फिर अपनी 2 उंगलियों से दोबारा एक आदमी पर पहले की तरह हमला किया। वह आदमी भी उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। जब जब वह खांसता उसके मुंह से भी खून निकलने लगता था। उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगती। लालू और उसके लोग ये देखकर रुके नहीं। उन्होंने करण पर चारों तरफ से हमला किया, मगर करण उनके बीच ऐसे घूम रहा था जैसे पानी के ऊपर तेल। वह सब अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, पर एक भी करण को छू नहीं पाया था। थोड़ी ही देर में सबके सब दीवार में चिपका दिए गए। सब खांस खांस कर खून निकाल रहे थे। सब सीने पर हाथ रखकर करण को गुस्से से घूरने लगे। गार्ड, इसे खत्म कर दो, जो होगा मैं देख लूंगा, लालू ने खून साफ करते हुए कहा। कवच वाले आदमी ने सिर हिलाया। उसने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तुम एक महासम्राट हो, तुम्हें मारने में मजा आएगा। करण ने उसे नजरअंदाज करके पास वाली टेबल पर बैठते हुए वेट्स को इशारा किया। लड़की डरते हुए करण के पास आई। करण ने सलाद से भरी प्लेट को उठाया, फिर एक फल को खाते हुए उसने कहा, मुझे मारने से पहले अपने लोगों की हालत जरा गौर से देखो, फिर कोई भी फैसला लेने के बारे में सोचना। कवच वाले आदमी यह सुनकर लालू और बाकियों को देखने लगा, जो लगातार खांस रहे थे। हर खांसी के साथ उनका खून बाहर आ जाता। ये सब क्या है? कवच वाला आदमी हड़बड़ाकर लालू के पास पहुंचा। उसने उसे एक बड़ी ही कीमती पिल खिलाई, मगर अब भी उसका खांसना बंद नहीं हो रहा था। उसने घूर करण को देखा, ये तुमने क्या किया है? इनकी खांसी रुक क्यों नहीं रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सब करण को देखने लगे। करण ने सलाद खाते हुए कहा, यह सब आम बात है। मैंने इनके फेफड़ों की कोशिकाओं को फाड़ दिया है, जिस वजह से जो खून शरीर में फैलता है वह उस जगह जमने लगा है, जिस वजह से इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फेफड़ों में चोट आने से इन्हें खांसी आ रही है, और जब खांसी बाहर आएगी तो अपने साथ जमा हुआ खून भी लेकर आएगी। क्या? सबकी आंखें फट के बड़ी बड़ी हो गई। करण ने बिना भाव के आगे कहा, 4 से 5 घंटे के अंदर अगर इनका इलाज नहीं हुआ और इन्हें अपनी जाति वाले, मतलब अजगर वंश कबीले वालों का खून नहीं मिला, तो इन्हें भगवान भी आकर नहीं बचा सकता। करण की यह बात सुन राजवीर के होंठ खिल उठे। लीडर, 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 आप क्या चीज हो? आपने जानबूझकर इन्हें ये चोट दी ताकि यह खुद अपने लोगों के पास जाए, और इनके लोग बेस में होंगे। हम इनका पीछा करके बेस का पता लगा लेंगे। ऊपर से लड़ाई भी लड़की के साथ हुई है, इनको शक भी नहीं होगा। आप देवांश दल के लीडर है, राजवीर जानता था। उनका लीडर सबसे अलग है, साले का दिमाग लाइट की रफ्तार से भागता है। बस चंद पलों में इतनी परफेक्ट योजना तो कोई हफ्ते लेकर भी नहीं बना सकता था। राजवीर की खुशी का ठिकाना नहीं था, और बाकी लोगों की हैरानी का। तुम एक वैद्य मास्टर भी हो? बूढ़ा आदमी चमकती हुई आंखों से करण को देखने लगा। जिस तरह से करण ने सटीक हमले किए थे और जो जानकारी उसने बताई, इससे साफ था वह वाकई में एक वैद्य मास्टर है, वो भी बहुत उम्दा। जब उस बूढ़े ने वैद्य मास्टर कहा, सब करण को टुकुर टुकुर देखने लगे। जितनी इज्जत एक राजा के पास होती है, उतनी ही इज्जत एक वैद्य मास्टर के पास भी होती है। और अगर सच में सामने वाला वैद्य मास्टर था, फिर उसका अमीर होना कोई